तो बोट फ्लैग क्वेश्चंस में क्या होता है, लेट अस सी देयर इज अ बोट, एक बोट को अपन अगर देखें लाइक दिस, एंड इस बोट के सेंटर में या एकदम मिड में एक मास्ट होता है, दिस इज नोन एज अ मास्ट, MAST, मास्ट। इस मास्ट पे एक फ्लैग लगा होता है, इस मास्ट पे एक फ्लैग लगा होता है। अब जिस डायरेक्शन में बोट चलती है, फ्लैग हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा जब आप मूवीज वगैरह देखते हो, तो उसमें ऐसी शिप्स होती है जिनके सेंट्रल मास्ट पे एक फ्लैग लगा होता है, एंड इन विचएवर डायरेक्शन द बोट इज मूविंग, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लैग जो है ये फ्लटर करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा है अगर बोट ये आगे चले किसी सर्टेन वेलोसिटी से, तो जो फ्लैग है वो पीछे की तरफ क्या करेगा, फ्लटर करेगा, इट फ्लटर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये पीछे की डायरेक्शन में फ्लटर करता है। चलिए बिल्कुल सही बात है, इट फ्लटर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है उसी वेलोसिटी से फ्लटरिंग जो है पीछे की तरफ हो रही है। हमसे पूछा जाता है कि अगर बोट चल रही है सिर्फ और देयर इज नो विंड, मतलब मैं लिखूं इफ बोट इज मूविंग एंड देयर इज नो विंड, एंड देयर इज नो विंड, अगर कोई भी विंड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर कोई विंड नहीं है, बोट चल रही है, तो जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लटरिंग होगी। तो लिख सकते हैं द फ्लैग फ्लटर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द फ्लैग फ्लटर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द मोशन। लेकिन अगर यहाँ पर हवा भी चलने लग जाए, मैं क्या करता हूँ, इस बोट को टॉप से देखता हूँ, एकदम ऊपर से देखने की कोशिश की, तो बोट कुछ ऐसे दिखेगी और यहाँ कुछ फ्लैग दिखेगा। बोट अगर आगे जा रही है तो फ्लैग कहाँ पॉइंट कर रहा है, पीछे की तरफ। लेकिन मान लो यहाँ पर अब हवा भी चलने लग जाए, मान लो यहाँ पर अब ऐसे हवा भी चलने लग जाए कुछ इस तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस विंड की वेलोसिटी और इस वेलोसिटी, जो बोट की वेलोसिटी थी, जो विंड की वेलोसिटी है और जो बोट की वेलोसिटी है, उन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और उस रिजल्टेंट वेलोसिटी में ये जो फ्लैग है ये फ्लटर करता है। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ 2D मोशन क्वेश्चन। 2D मोशन का सवाल है ये भी, क्यों, क्योंकि इस सवाल के अंदर भी आपको एक वेलोसिटी मिल गई बोट की वजह से और एक वेलोसिटी मिल गई विंड की वजह से, और जिस नेट डायरेक्शन में ये फ्लटरिंग करता है, जिस नेट डायरेक्शन में ये पॉइंट करता है, वो आप कैसे निकाल रहे हो, रिजल्टेंट से निकाल रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन ओनली। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। माय पॉइंट इज कि सर अगर बोट आगे जाएगी तो फ्लैग पीछे पॉइंट करेगा, लेकिन अगर वहां पर हवा आ गई तो हवा की वजह से भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, जिसके कारण हमें उसकी नेट डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। फटाफट बताइए सभी, ये चीज समझ आ पा रही है कि नहीं आ पा रही, फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताएं। ठीक है, इसके बारे में लॉजिक समझो ना यार, बोट आगे जाएगी तो फ्लैग ऑब्वियसली पीछे है, पीछे की तरफ फ्लट करेगा। ठीक है, लेकिन जब विंड भी ब्लो करने लगेगी तो उसकी फ्लटरिंग की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज कर जाएगी, वो जिस डायरेक्शन में लहराएगा वो लहराने की जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। Yes, everyone, tell me if it is. Are you getting my point or not? चलिए अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा कैसे अपन को इसको अप्रोच करना है, कैसे टैकल करना है। सो द क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा दैट द बोट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट with 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, सॉरी 50 नहीं 40, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एंड द wind blows in the north direction with 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, full stop. Calculate the angle
from the north, calculate the angle from the north where the flag points. ठीक है, नॉर्थ से एंगल निकालना है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। नॉर्थ से एंगल निकालना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले डायग्राम बनाएंगे क्योंकि विदाउट डायग्राम हमें समझ नहीं आएगा क्या कह रहा है। ये हमारी बोट है, दिस इज द बोट, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ऐसे है बोट, जा रही है ईस्ट, बोट जा रही है ईस्ट। ईस्ट कितनी वेलोसिटी से? 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से। हवा बह रही है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो हवा को बहा दो। ये लो, ये मैं डॉटेड लाइन से हवा को दिखा रहा हूं। ये लो, नॉर्थ जा रही है हवा, नॉर्थ जा रही है ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। 40 kmph, सॉरी 30 kmph, यहाँ लिखेंगे 30 kmph। अब फ्लैग ड्यू टू द मोशन ऑफ बोट कहां पॉइंट कर रहा होगा? तो ये लो, फ्लैग अगर बोट जा रही है ईस्ट तो फ्लैग जा रहा होगा ऐसे वेस्ट, और हवा इस फ्लैग को ले जा रही होगी नॉर्थ। तो मैं बना देता हूं कुछ इस तरीके से फ्लैग की वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी की एक फ्लैग, तो एक वेलोसिटी फ्लैग की तो बोट की वजह से आ जाएगी, तो वीबी लिख रहा हूं मैं उसे, जो कि हो जाएगी 40 kmph। और एक वेलोसिटी फ्लैग की हवा की वजह से आ जाएगी, जो कि बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ विंड 30 kmph। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए तो समवेयर इन बिटवीन आएगा, यहां पर कहीं पे, तो ऐसे आएगा। ये रिजल्टेंट होगा इनका। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा? तो पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 90, थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 90। तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज बिकमिंग 900 प्लस 1600, जो कि बन गया अंडर रूट 2500, जो कि बन गया अंडर रूट 2500 को अपन लिख सकते हैं 50 kmph। अब जब 50 kmph बन गया तो ये चीज समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने हमसे एंगल पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे एंगल पूछा है। एंगल, अरे एंगल कैसे निकालते हैं सर? ट्रायंगल बना के। ये लो निकालो, यहां से मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया वेक्टर को, तो ये आ गया 40, ये आ गया 30। नॉर्थ से एंगल पूछा है तो ये रहा थीटा। हम लिख देंगे tan इनवर्स 40/30, या फिर लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अब देखो ध्यान से, tan इनवर्स 4/3 एंगल कितना होता है? तो सर 53 डिग्री होता है। दैट मींस नॉर्थ से 53 डिग्री के एंगल पे हमारा जो फ्लैग है वो फ्लटरिंग कर रहा होगा, वो फ्लैग जो है वो लहरा रहा होगा। कहां से? नॉर्थ से 53 डिग्री के एंगल। कैसे किया सर? तो देखो, बोट अगर आगे जाएगी तो फ्लैग पीछे आएगा ना, और हवा जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके रिजल्टेंट आएगा। बेटा प्लेन्स की लैंडिंग में भी यही चीज काम आती है। कैसे काम आती है अभी हम बताएंगे। पहले आप बताइए क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर आपको प्लेन की लैंडिंग भी समझाएंगे। फटाफट फटाफट, यस फर्स्ट एवरीवन। 11th क्लास स्टूडेंट, सोना नहीं है सुबह सुबह। अंजलि, भूमि, दिव्यांशी, ज्योतिका, लक्ष्य, नमन, रुमशा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमारे पास आ गया थीटा विच इज tan इनवर्स 4/3। कोई दिक्कत नहीं है, 53 डिग्री निकल आया। अब आप बोल रहे थे सर प्लेन्स की लैंडिंग में भी ये चीज होती है, ऐसा कैसे?
आपने कितने बच्चों ने प्लेन्स की लैंडिंग में ऐसा देखा है कि कभी कभार रनवे तो सीधा होता है लेकिन प्लेन थोड़ा सा तिरछा आ रहा होता है, कभी देखा है आपने ऐसा? ठीक है, कितने बच्चों ने ये चीज ऑब्जर्व की है कि सर कभी कभार तो रनवे तो एकदम सीधा ही होता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसे उतरना चाहिए, कुछ इस तरीके से रनवे होता है, लेकिन जो प्लेन है ना वो किसी एंगल पे आके ऐसे उतरता है इस पे। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? वीडियोस वगैरह में देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, आप वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करोगे अगर तो आपको पता चल जाएगा ये चीज किसकी वजह से होती है, क्रॉस विंड्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? क्रॉस विंड्स की वजह से। कैसे क्रॉस विंड्स अभी समझते हैं, देखो ध्यान से। मैं यहां पर बनाता हूं ये 1 और ये 2, ये मैंने बनाया रनवे अपना, रनवे टैक्सी होता ना, तो ये बोल, तो ये रनवे हमारा, इस रनवे पे प्लेन को कैसे आना चाहिए, ऐसे, और फिर उतर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी कभार नहीं होता, ऐसा कभी कभार नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है वो ड्यू टू द क्रॉस विंड्स, मान लो यहाँ पर हवा बह रही है बहुत तेज, बहुत तेज हवा बह रही है, अब उस हवा के कारण प्लेन तो अपनी डायरेक्शन से चला जाएगा, प्लेन जिस डायरेक्शन में उतरना चाहता था वो वैसे नहीं उतर पाएगा, उस हवा के कारण वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। तो पायलट क्या करता है, इस हवा के विपरीत ही उसे लेकर आता है, इस हवा के परपेंडिकुलर उसे लेकर आता है, इस तरीके से लेकर आता है कि उसका रिजल्टेंट हमेशा रनवे की डायरेक्शन में रहे। ठीक है, तो कभी कभार प्लेन वाले क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं, कभी कभार प्लेन वाले क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें कभी कभार ऐसा डाउट हो सकता है। आप इसके बारे में ध्यान रखिए, देयर कैन बी दीज क्वेश्चंस, प्लेन वाले क्वेश्चन जिसके अंदर हमें बोल दिया हो कि प्लेन चल रहा है नॉर्थ, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, बताओ प्लेन किस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो प्लेन्स के अंदर भी ये चीज देखी जाती है, 2D मोशन यहाँ पर भी देखा जाता है, आप इसके बारे में ध्यान रखिए। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन moves in the south direction, एरोप्लेन कहां जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। अब होता क्या है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साउथ डायरेक्शन में चलता है, सडनली यहाँ पर विंड ब्लो करने लगती है। ठीक है, सो द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। विंड कहां ब्लो कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। ईस्ट डायरेक्शन में अगर ब्लो करती है, कितने से ब्लो कर रही है तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं। So wind is blowing with a speed of 50 kilometer per hour. Full stop. Calculate the resultant velocity and direction of the plane. इस प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी और डायरेक्शन आप बताइए। सबसे पहले हम प्लेन बनाते हैं, ये हमारा प्लेन है, कहां जा रहा है, साउथ डायरेक्शन, ऐसे कितने से चल रहा है, तो 120 kmph से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो विंड है वो किस तरफ जा रही है, तो विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन 50 kmph से। तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट होगा, प्लेन भी उसी डायरेक्शन में नेट मूवमेंट शो करेगा। तो प्लेन इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में अपना नेट मूवमेंट शो करता है, लाइक दिस। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो VR विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 14400 एंड 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। सही बात है, 2500 ऐड कर दो तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 16900।
सही बात है। यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी। अब बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई तो आप यहां से डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या आएगी, यहां से थीटा कैलकुलेट कर लो, tan थीटा। tan थीटा कैलकुलेट करोगे बनेगा 50/120, जो कि बन जाएगा 5/12, या tan इनवर्स 5/12 आपका थीटा की वैल्यू आ जाती है। tan इनवर्स 5/12 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू। तो यार इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सिंपल सीधी सी बात है। क्या बात है अपनी, आप बस इसके बारे में लॉजिकली सोचिए। क्या लॉजिक सोचना है भाई, थीटा अपन ने देख लिया, अपन ने रिजल्टेंट वेलोसिटी देख ली, अपन ने विंड की वेलोसिटी देखी, अपन ने प्लेन की वेलोसिटी देखी, और जिस डायरेक्शन में ये नेट मूवमेंट शो करते हैं वो निकाल लिया। जिस डायरेक्शन में ये नेट मूवमेंट शो करेंगे ऑब्वियसली प्लेन भी हमारा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बताइए सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब फास्ट देखिए सबको क्लियर है कि नहीं है। यस 11th क्लास स्टूडेंट्स, सो रहे हो सुबह सुबह? बेटा इस संडे फिर से हमारा एक डिस्कशन होने वाला है, इस सैटरडे, ठीक है। जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मैं आपको कल बता दूंगा। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसे टॉपिक्स आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे जीडीज के अंदर, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है संडे वाले डिस्कशन, सैटरडे वाले डिस्कशन में भी। इन द लास्ट डिस्कशन देयर वर 200 स्टूडेंट्स, 200 टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इस बार आप लोग भी ज्वाइन करें, इसे ज्वाइन करें और इसको देखें कि हम किस टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और किस तरीके से उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। और अगर नहीं भी होता तो आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको पता चलने वाली है। चलिए, तो हमने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अपन सबसे पहले बात करते हैं। हमने वेक्टर फॉर्म देख लिया है 2D के अंदर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन आते हैं हमने उनकी बात की। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज स्विमर रिवर क्वेश्चंस। फिर द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज रेन मैन क्वेश्चंस। द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज रिलेटिव मोशन। ये सारा रिलेटिव मोशन के अंदर ही आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटीज वाले, ठीक है, फ्लैग वाला क्वेश्चन। फिर हमने देखा एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। तो ऑल दीज आर व्हाट, रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव ही तो चल रहा है, किसके अंदर चल रहा है, 2D के अंदर चल रहा है, तो रिलेटिव इन 2D चल रहा है और कुछ नहीं है। अब हमारे पास इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है व्हिच इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दिस इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अपन से कोई पूछ सकता है कि सर प्रोजेक्टाइल क्या होता है। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आप क्रिकेट देखते हैं, आप फुटबॉल देखते हैं, आप कैसे देखते हैं, आप क्या देखते हैं वहां पर, आपने ये देखा देयर वाज अ क्रिकेटर या एक फील्डर है, ठीक है। दिस फील्डर थ्रोज ए बॉल, ये अपने हाथ से एक बॉल को थ्रो करता है और किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करता है, लाइक दिस। तो ये क्या देखता है कि ये जो बॉल है ये कुछ इस तरीके का पाथ बनाते हुए यहां कहीं पहुंची, ठीक है, लाइक दिस। तो ये इस तरीके का पाथ बनाते हुए आगे पहुंच रही है, तो ये किस तरीके का पाथ हो गया, एक पैराबोलिक टाइप का पाथ हो गया। इसके अंदर पार्टिकल जो है वो आगे भी चल रहा है, इसके अंदर पार्टिकल जो है वो ऊपर भी चल रहा है। So particle is having two different velocities, which is allowing him or allowing it to attain a horizontal distance also and to attain a vertical distance also. ये horizontal distance भी attain करवा रहा है, एक vertical distance भी attain करवा रहा है, दोनों टाइप के distances attain करवा रहा है। कौन, यहाँ पर जो particle है हमारे पास, यहाँ पर जो दो velocities है हमारे पास। तो आप बोलोगे सर क्या ये 2D मोशन के अंदर आएगा? ऑब्वियसली आएगा। क्यों आएगा, दो अलग अलग वेलोसिटीज है अपने पास देखने को। There is a velocity in the x direction, there is a velocity in the y direction. There is a velocity in the x direction, there is velocity in y direction. The x direction velocity is allowing the particle to move in horizontal direction. The y direction velocity is allowing the particle to move in vertical direction. और बदले में होता क्या है, ये कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। आप बोलोगे सर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो हमने देखा जैसे क्रिकेट के अंदर ये चीज देखी जाती है, आप किसी चीज को थ्रो करते हो तब भी ये चीज देखी जाती है, आप फुटबॉल खेले तब भी आपने ये चीज को देखा। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं,
कहाँ कहाँ पे अपन देख रहे हैं इन चीजों को? लॉजिक समझिए यार, लॉजिक समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? आप ये देखो कि हमने जब बॉल को थ्रो किया किसी थीटा एंगल पे, तो वो थीटा एंगल पे हाइट भी अटेन कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी अटेन कर रहा है, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए बताइए सभी लोग, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ, वरना अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को। अब मजे की बात देखो कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये हमने भेजा यू वेलोसिटी से, इस यू वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद हमने देखा कि पार्टिकल कुछ इस तरीके से एक पाथ बनाता हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ऐसे कहीं पे बढ़ रहा है, लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था हमारे पास, यहां पर मैंने वर्टिकल डायरेक्शन भी बना दी। ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हमने पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंका? हमने पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका। ठीक है, थीटा एंगल पे फेंका तो पार्टिकल ऊपर जाता है टॉप मोस्ट पोजीशन तक, फिर एकदम बॉटम मोस्ट पोजीशन तक वापस नीचे आता है, फिर एकदम बॉटम मोस्ट पोजीशन तक वापस नीचे आ जाता है। अब ध्यान से देखो और समझो यहाँ पर क्या हो, ध्यान से देखें और समझें। हमेशा और हमेशा याद रखिए, projectile motion is that type of motion in which the particle is moving under the influence of gravity. पार्टिकल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही मूव करता है। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो अपना काम करेगी, तब जाके पार्टिकल ऊपर जाएगा और तभी पार्टिकल नीचे आएगा। मान लो अगर ग्रेविटी नहीं होती, मान लो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो पार्टिकल सिर्फ ऊपर ही जाता रह जाता। क्योंकि उसको नीचे लाने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, नीचे आने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब नीचे की तरफ कुछ लग ही नहीं रहा तो वो तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहेगा ना। तो पहली चीज हमें क्या याद रखनी है यहां से, दैट द पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आप बोलोगे सर सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही यहाँ पर एक्सेलरेशन है क्या? क्या किसी और की वजह से भी एक्सेलरेशन हो सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। इन रियल लाइफ एक्सेलरेशन कैन बी विद डिफरेंट थिंग्स आल्सो। आपने बैडमिंटन खेल रहे हो, आप लोग बैडमिंटन खेल रहे हो और बैडमिंटन खेलते खेलते आपने एक तरफ से शटल कॉक को मारा, सर्विस किया, पीछे से हवा चल गई, सर्विस करते ही जैसे कॉक थी वो पास में गिर गई, वो दूर गई। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू द विंड प्रेजेंट ओवर देयर, हवा की वजह से। वहां जो हवा थी उसके कारण हमने ये चीज देखने को मिली। तो आप समझ पा रहे हैं कि यार जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो, यहाँ पर एक्सेलरेशन विंड की वजह से भी आ सकता है, कोई और XYZ फैक्टर्स हो सकते हैं उसकी वजह से आ सकता है। तो सर हम उस एक्सेलरेशन को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट द acceleration in the horizontal direction is zero. Acceleration in the horizontal direction is zero. हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो डायरेक्शन है पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसके अंदर एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो जीरो है। क्यों अज्यूम करके चल रहे हैं? क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो विंड की वजह से आ सकता है। हो सकता है विंड बहुत तेज बह रही हो और आपने उसी डायरेक्शन में शटल कॉक की सर्विस कर दी तो शटल कॉक बहुत दूर चली जाएगी विंड के साथ बह बह के। लेकिन अगर सामने से विंड होगी तो बहुत दूर नहीं जा पाएगी, पास में गिर जाएगी। दैट मींस एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन ला सकता है? विंड ला सकती है। तो मैंने यहां पर ले लिया विंड इज द फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां पर जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उस एक्सेलरेशन को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो विंड है। उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है दैट इज विंड। अब ये जो विंड है अब ये जो विंड है
ये विंड को हम प्रोजेक्टाइल मोशन में नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। विंड रेजिस्टेंस को यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अरे बहुत बेहतरीन चीज है बेटा, ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसको याद रखना है। विंड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है हमेशा। विंड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया तो आप एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, जिसके कारण ये हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेट नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। लेकिन जब ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात की जाएगी तो वहां पर ये एक्सेलरेटेड रहेगा, किसके द्वारा? जी के द्वारा। जी क्या है? ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया एक्सेलरेशन। तो ये हमने लिया। दूसरी चीज हमने इसमें अज्यूम की है कि हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीटली फ्लैट है। हम जितना पोर्शन प्रोजेक्टाइल के लिए अर्थ का कंप्लीट यूटिलाइज करते हैं, एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं, उस पोर्शन को ग्राउंड कहा जाएगा, और वो जो ग्राउंड है उसको एग्जैक्ट फ्लैट माना जाएगा। लेकिन क्या रियलिटी में ग्राउंड फ्लैट होता है? क्या नहीं होता, रियलिटी में थोड़ा कर्व्ड होता है। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दैट ग्राउंड इज अज्यूम्ड टू बी कंप्लीटली फ्लैट। टू बी कंप्लीटली फ्लैट। और मैं यहां पर लिख सकता हूं अर्थ्स कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड। अर्थ के कर्वेचर को यहां पर नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अर्थ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड। प्रथम बात, ग्राउंड को कंप्लीटली फ्लैट मान लो और अर्थ की कर्वेचर को यहां पर नेग्लेक्ट कर दो। ये दो एजम्पशंस यहां पर बहुत बड़े लिए जा रहे हैं। चलिए, क्या यहाँ पर सर कोई वेलोसिटी है क्या? हाँ है। कितनी वेलोसिटी है? यू वेलोसिटी। कितने पे फेंकी सर आपने? थीटा एंगल पे। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। एक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाएगा या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो वर्टिकल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, और हॉरिजॉन्टली इसको मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वेलोसिटी होती है दैट इज ux, एंड वर्टिकली जो मूव करवाने के लिए इसको वेलोसिटी चाहिए दैट इज uy। ठीक है, एंड दीज वेलोसिटीज कंबाइंड मेक दिस एज अ टू डायमेंशनल मोशन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? आपका आंसर होगा सर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम पार्टिकल को किसी भी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दिमाग में सवाल आता है सर क्या प्रोजेक्टाइल मोशन एक फ्री फॉल भी हो सकता है? क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर थीटा एंगल, जितने एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है, अगर इसी को मैं 90 ले लूं, एक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन? तो हमने पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, वर्टिकली ऊपर गया तो नीचे आ गया, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो एक उसका पार्ट बोला जा सकता है, प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट बोला जा सकता है फ्री फॉल। ठीक है, लेकिन फ्री फॉल को आप सेपरेट ही एंटिटी कंसीडर करेंगे। फ्री फॉल को प्रोजेक्टाइल का टाइप बोला जा सकता है, लेकिन हम फ्री फॉल को अपन सेपरेट एंटिटी की तरह ही कंसीडर करते हैं और स्टडी करते हैं। बताइए सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर।